नाज़रीन, तलबा व तालिबात, मौलाना नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी की इस तालीमी नशिस्त में मैं डॉक्टर आरिफ अहमद आपका खैर मक़दम करता हूँ। आज हम क्लासिफ़िकेशन ऑफ एनिमल्स और बेसिस ऑफ क्लासिफ़िकेशन यानी एनिमल्स की दर्जाबंदी और दर्जाबंदी के बुनियाद के बारे में मुताला करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्लासिफ़िकेशन क्या है और क्लासिफ़िकेशन की अहमियत क्या है और उसके उसूल क्या हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्लासिफ़िकेशन जो है वो है ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज़म, यानी ऑर्गेनिज़म जितने हैं या एनिमल्स हैं उनको डिफरेंट ग्रुप्स में तकसीम करना या डिवाइड करना, और ये डिवीज़न किसी न किसी हम बुनियाद पे इनको डिवाइड करते हैं जिसको हम कहते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफ़िकेशन। क्लासिफ़िकेशन की अहमियत हम इस तरह से समझ सकते हैं कि तकरीबन इस दुनिया में 1.8 मिलियन स्पीसीज़ हैं और बिलियंस ऑफ इंडिविजुअल्स हैं। इन तमाम स्पीसीज़ या इंडिविजुअल्स के हम एक साथ मुताला नहीं कर सकते, इसीलिए हम इन इंडिविजुअल्स और स्पीसीज़ को ग्रुप में तकसीम कर लेते हैं। क्लासिफ़िकेशन की अहमियत इकोलॉजिकल सर्वे में भी है, जहाँ पे हम ये देखते हैं कि किसी स्पीसीज़ किसी एरिया में कितनी स्पीसीज़ हैं और कौन कौन सी स्पीसीज़ हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि दर्जाबंदी के कुछ उसूल हैं। हम दर्जाबंदी को ऐसा ही नहीं कि हम किसी भी बुनियाद पे उसको क्लासीफाई कर दें। दर्जाबंदी के दो उसूल हैं, जिसमें दर्जाबंदी का पहला उसूल है कि दर्जाबंदी के लिए सही दर्जाबंदी का तयन होना चाहिए, और दूसरा उसूल है हिरार्की इन क्लासिफ़िकेशन, यानी जब हम उसको क्लासीफाई कर रहे हैं तो उसमें एक हिरार्की होनी चाहिए, यानी सबसे पहला बड़ा ग्रुप हो, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा होना चाहिए। पहले क्लासिफ़िकेशन में एनिमल में पहले उसका फाइलम बताते हैं, फिर फैमिली बताते हैं, फिर जीनस वगैरह बताते हैं। इसका दूसरा उसूल और है कि हम वो एवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस होना चाहिए, यानी वो एवोल्यूशनरी एक दूसरे से रिलेटेड होना चाहिए, यानी वो टाइम की बुनियाद पे होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने क्लासीफाई कर दिया वो एनिमल बाद में इवॉल्व हुआ है और जो आपने उसको क्लासीफाई किया वो पहले इवॉल्व हुआ है। तो ये क्लासिफिकेशन टाइम के हिसाब से भी क्लासिफिकेशन होना चाहिए। ये दोनों बहुत अहम उसूल हैं, इसको हम फर्दर डिटेल में देखेंगे आगे जब हम इसका एनिमल क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसको क्लासिफिकेशन की हम देखेंगे कि किस टाइप के सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है। यानी दो सिस्टम है क्लासिफिकेशन के, पहला कहलाता है आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन और दूसरा है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में हम जो कैरेक्टर्स लेते हैं, जो क्लासिफिकेशन की बुनियाद हैं, वो ज़्यादातर आर्बिट्ररी होते हैं, यानी जैसे कि मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैं या ऐसे कैरेक्टर जिनका कोई एवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस नहीं है। जैसे कि हम ये कहें कि हम एनिमल्स को इस बुनियाद पे डिवाइड कर रहे हैं कि वो उड़ सकते हैं कि नहीं उड़ सकते, या फिर ऐसे एनिमल्स जो एक्वेटिक हैं या टेरेस्ट्रियल हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर हम ऐसे एनिमल्स को, एक्वेटिक एनिमल्स को हम लेते हैं तो उसमें फिशेस भी आ जाते हैं, मैमल्स भी आ जाते हैं, रेप्टाइल्स भी आ जाते हैं, यानी यहाँ पे एक हेट्रोजेनस ग्रुप जो है बन जाता है। और इसी तरह टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में दूसरे एनिमल्स हैं जो अनरिलेटेड हैं, जो एवोल्यूशनरी, जिनका एक दूसरे से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो अगर हम इस टाइप का ग्रुप लेते हैं तो ये आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहलाता है। ये सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पहले इसको यूज़ किया जाता था, अब इसकी जगह पे एक नया क्लासिफिकेशन है जिसको हम नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं। ये नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन नेचुरल रिलेशनशिप पे डिपेंड करता है और ऑर्गेनिज्म के बीच में फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को भी बताता है। जैसे कि हम क्लासीफाई करते हैं कि सबसे पहले एम्फीबियंस आए, उसके बाद रेप्टाइल्स आए, फिर बर्ड्स आए और उसके बाद मैमल्स आए। तो इस टाइप का क्लासिफिकेशन नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं, जिसको हम प्रेजेंटली फॉलो करते हैं। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ नेचुरल क्लासिफिकेशन जो लिनियस ने दिया था वो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को, जितने भी तमाम जानदार ऑर्गेनिज्म हैं, उनको हम किस तरह से क्लासीफाई करते हैं। हम इनको दो ग्रुप में क्लासीफाई करते हैं। पहला ग्रुप कहलाता है प्रोकैरियोट्स और दूसरा कहलाता है यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स यानी प्रो मतलब पहले और कैरियोट्स मतलब न्यूक्लियस, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो न्यूक्लियस के बनने से पहले इवॉल्व हुए या पहले दुनिया में आए। दूसरा ग्रुप जिसको हम यूकैरियोट्स कहते हैं, यू मतलब ट्रू, यानी वो जिसमें ट्रू न्यूक्लियस होता है या ऑर्गेनेल्स जो होते हैं उसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं। तो प्रोकैरियोट्स में हमारे तमाम बैक्टीरियास और आर्काइक बैक्टीरियास आते हैं, जबकि यूकैरियोट्स में प्रोटोजोआ, फंजाई, प्लांट्स और तमाम एनिमल्स आते हैं। अब हम देखेंगे इसका क्लासिफिकेशन का आखिर बेसिस क्या है, किस बेस पे हमने ये कहा कि ये प्रोकैरियोट्स हैं या यूकैरियोट्स हैं। तो इस क्लासिफिकेशन का बेसिस है कि जो न्यूक्लियस है उनके अंदर वो मेम्ब्रेन बाउंड है या नहीं है, या दूसरे और जो ऑर्गेनेल्स हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड हैं या नहीं है। तो प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता, उसमें क्रोमोसोम ज़रूर होता है, लेकिन वो क्रोमोसोम एक मेम्ब्रेन के थ्रू बाउंड नहीं होता, जैसे कि यूकैरियोट्स में है, जिसमें कि
न्यूक्लियस और तमाम ऑर्गेनेल्स जो है वो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं। अगर हम इसको देखें तो ये एवोल्यूशनरी भी एक सिग्निफिकेंस है, या एवोल्यूशनरी भी रिलेटेड है, क्योंकि जितने भी प्रोटोज़ोआ हैं या बैक्टीरिया हैं वो इन तमाम दूसरे ऑर्गेनिज्म या यूकैरियोट्स प्रोटोज़ोआ वगैरह से पहले इवॉल्व हुए हैं। तो यहाँ पे हमारी दोनों ही चीज़ मुकम्मल होती हैं कि हम उनको ग्रुप में भी डिवाइड किया और उसको एवोल्यूशनरी या फाइलोजेनेटिकली भी उनको हमने क्लासीफाई किया। इसके बाद हम देखेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म में हम यूकैरियोट्स को किस तरह से क्लासीफाई करते हैं। यूकैरियोट्स को हम दो ग्रुप में क्लासीफाई करते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेलुलर ग्रुप्स। यूनिसेलुलर में तमाम प्रोटोज़ोआ आते हैं, जिसमें कि जैसे कि अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना वगैरह है। और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में फंजाई, प्लांट्स और एनिमल्स आते हैं। यहाँ पे भी अगर हम बेसिस देखें तो यहाँ पे बेसिस है कि जो ऑर्गेनिज्म है वो आइदर एक सेल का बना हुआ है या बहुत सारे सेल्स का बना हुआ है। तो यूनिसेलुलर में ऑर्गेनिज्म जो हैं वो सिर्फ एक सेल के बने होते हैं, उनका पूरी ऑर्गेनाइजेशन एक ही सेल होता है, वही सेल जो है तमाम फंक्शन अदा करता है, चाहे वो रेस्पायरेटरी फंक्शन हो, सर्कुलेटरी फंक्शन हो या न्यूट्रिशन का फंक्शन हो। लेकिन दूसरा ग्रुप है जिसको हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं या यूकैरियोट्स कहते हैं, ये प्लांट्स या फंजाई वगैरह जो हैं बहुत सारे सेल्स से मिलके बने होते हैं और ये सेल तमाम मिलके एक टिश्यू बनाते हैं और टिश्यू से ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम बनता है। और इसका जो बेसिस है क्लासिफिकेशन का, वो बेसिस है कि वो यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है। इसके अलावा जो हमने ये देखा कि हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म को दो ग्रुप में डिवाइड किया, प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में। लेकिन क्योंकि यूकैरियोट्स एक बहुत बड़ा ग्रुप है जिसमें कि एनिमल्स भी हैं, प्लांट्स भी हैं और फंजाई भी है, तो 1969 में एक साइंटिस्ट थे व्हाइटटेकर, उन्होंने एक क्लासिफिकेशन दिया जिसमें उन्होंने उसको 5 किंगडम्स में डिवाइड किया, जिसमें पहला है मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा फंजाई, चौथा प्लांटी और पांचवा एनिमेलिया। इस क्लासिफिकेशन का बेसिस एक कोई सिंगल बेसिस नहीं था, बल्कि इसके मुख्तलिफ बेसिस थे, जिसमें पहला था कि उसका सेल स्ट्रक्चर, यानी सेल स्ट्रक्चर में वो प्रोकैरियोटिक सेल है या यूकैरियोटिक सेल है, यानी उसके अंदर न्यूक्लियस है कि नहीं है। इस बुनियाद पे हम उनको दो ग्रुप में डिवाइड किया, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में। फिर इसके बाद उसका दूसरा बेसिस था वो नेचर ऑफ सेल वॉल था, यानी सेल के ऊपर जो वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी हुई है या काइटिन की बनी हुई है। इस बुनियाद पे हम प्लांट्स को फंजाई से अलग कर सकते हैं, क्योंकि प्लांट्स में जो सेल वॉल है वो सेलुलोज की बनी होती है और फंजाई में काइटिन की बनी हुई होती है। एक और इसका बुनियाद था मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें कि फोटोसिंथेटिक हैं वो प्लांट्स के, नॉन फोटोसिंथेटिक हैं। इस बुनियाद पे हम देखते हैं कि हम प्लांट्स को एनिमल से अलग कर सकते हैं। इसी तरह और हम दूसरे बुनियाद ले सकते हैं जिसमें रिप्रोडक्शन है कि उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। तो इसी बुनियाद पे हमने 5 किंगडम्स में डिवाइड किया उनको। मोनेरा में तमाम बैक्टीरियाज आते हैं, प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आते हैं जो कि यूकैरियोट्स हैं, और फंजाई में तमाम फंजाइज आती हैं, प्लांटी में जैसे कि आप जानते हैं तमाम प्लांट्स आते हैं, और एनिमल्स में तमाम एनिमल्स आते हैं। नाज़रीन, क्योंकि ये नशिश जो है हैवानियात से रिलेटेड है, इसलिए हम देखेंगे कि जो हैवानियात है हम उनको किस तरह से क्लासीफाई करते हैं। बाकी दूसरे प्लांटी या और दूसरे ऑर्गेनिज्म का हम क्लासिफिकेशन अभी इस नशिश में नहीं देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एनिमल क्लासिफिकेशन को हम किस ग्रुप में डिवाइड करते हैं, किस तरह से फर्दर इसको डिवाइड करते हैं। तो किंगडम एनिमेलिया को दो ग्रुप में तकसीम किया जाता है। पहला नॉन कॉर्डेट्स कहलाता है और दूसरा कॉर्डेट्स कहलाता है। इसकी जो बेसिस है या बुनियाद है उसका बुनियाद ये है कि कॉर्डेट्स में 3 ऐसे नुमाया सिफ़ात होती हैं जो नॉन कॉर्डेट्स में नहीं होती। ये ऐसी खसूसियात हैं जो सिर्फ कॉर्डेट्स में ही पाई जाती हैं। ये 3 खसूसियात हैं, पहला नोटोकॉर्ड, दूसरा फेरेंजियल गिल-स्लिट्स और तीसरा डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड। नोटोकॉर्ड एक्चुअली एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर है जो डॉर्सल साइड में मौजूद होती है इन कॉर्डेट्स एनिमल्स के। दूसरा फेरेंजियल गिल-स्लिट्स जो एलिमेंट्री कैनाल का फेरिंग्स रीजन है उसमें स्लिट्स होती हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि फ़िशेज़ में स्लिट्स होती हैं जिसमें गिल्स अटैच होते हैं, जिसके ज़रिए से फ़िश रेस्पायर करती है, यानी वो मुंह से पानी पीती है और इन गिल स्लिट्स के ज़रिए पानी को बाहर निकालती है। ये फेरेंजियल गिल स्लिट्स फ़िशेज़ में मौजूद होती हैं, जबकि हमारे अंदर या मैमल्स में मौजूद नहीं होती, ये क्लोज़ हो जाती हैं, ये सिर्फ एम्ब्रियोनिक स्टेज में होती हैं। तीसरा है डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड। ये एक ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड है जिसको हम स्पाइनल कॉर्ड भी कहते हैं। ये तमाम कॉर्डेट्स में डॉर्सल साइड में मौजूद होती है और ये ट्यूबुलर होती है। यहाँ पे एक बात जो बहुत खुसूसी है जो नोट करने की, वो ये है कि ये तीनों कैरेक्टर्स एनिमल्स की लाइफ में किसी भी टाइम पे भी हो सकते हैं, यानी एम्ब्रियोनिक स्टेज पे भी हो सकते हैं या अडल्ट स्टेज पे भी हो सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि तीनों ही कैरेक्टर मौजूद हो,
या अडल्ट में ही मौजूद हो। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे अंदर नोटोकॉर्ड भी नहीं होती और फेरेंजियल गिल स्लिट्स नहीं होती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम कॉर्डेट्स नहीं हैं। ये नोटोकॉर्ड्स और फेरेंजियल गिल स्लिट्स हमारे एम्ब्रियोनिक स्टेज में होती हैं, जो डेवलपमेंट के दौरान वो ख़त्म हो जाती हैं, या जो फेरेंजियल गिल स्लिट्स हैं वो क्लोज हो जाती हैं। सिर्फ एक कैरेक्टर जो डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड है वो ही मौजूद रहता है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि हम कॉर्डेट्स को किस तरह से फर्दर क्लासीफाई करते हैं, सब फाइलम में, क्लासेस में, सुपर क्लास में, और उसके फर्दर क्लासिफिकेशन क्या है। तो फाइलम कॉर्डेटा को हम दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं। पहला एक्रेनिएटा है जिसको हम प्रोटोकॉर्डेटा भी कहते हैं, और दूसरा क्रेनिएटा है जिसको हम वर्टिब्रेटा भी कहते हैं। एक्रेनिएटा वो एनिमल्स हैं जिसमें क्रेनियम नहीं होती, क्रेनियम यानी ब्रेन बॉक्स, जिससे कि ब्रेन जो है कवर्ड रहता है। तो ये वो ऐसे एनिमल्स हैं जिसमें ब्रेन बॉक्स नहीं होता। इसको हम फर्दर क्लासीफाई करते हैं दो ग्रुप में, जिसको हम सब फाइलम कहते हैं, सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा और सेफेलोकॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेटा वो एनिमल्स होते हैं जिनमें नोटोकॉर्ड जो है टेल रीजन में मौजूद होती है, जैसे कि हमारा हार्डमानिया है। और दूसरा सब फाइलम जो है सेफेलोकॉर्डेट्स का है। सेफेलोकॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड हेड रीजन में होती है या थ्रू आउट द लेंथ होती है। अगर बल्कि आप देखें तो ये सेफेलोकॉर्डेट्स ही सिर्फ एक ऐसा ग्रुप है जिसमें नोटोकॉर्ड अडल्ट्स में भी पाई जाती है। बाकी तमाम जितने भी कॉर्डेट्स के सब ग्रुप्स हैं या फाइलम्स हैं, उसमें नोटोकॉर्ड जो है ज़्यादातर एम्ब्रियोनिक स्टेज में होती है और अडल्ट स्टेज में वो ख़त्म हो जाती है। इसके बाद हम देखेंगे क्रेनिएटा, यानी वो ग्रुप्स जिसमें कि क्रेनियम होता है या ब्रेन बॉक्स होता है। उनका जो ब्रेन है वो एक बोनी स्ट्रक्चर के अंदर महफूज रहता है। इन क्रेनिएटा को हम वर्टिब्रेटा भी कहते हैं। क्रेनिएटा या वर्टिब्रेटा को हम दो सब फाइलम में डिवाइड करते हैं। पहला एग्नेथा है और दूसरा ग्नैथोस्टोमेटा है। यानी एग्नेथा यानी वो एनिमल्स जिनके अंदर जॉज नहीं होते, यानी उनके अंदर क्रेनियम तो होता है, हेड होता है, लेकिन जॉज नहीं होते। सिर्फ उनके अंदर एक माउथ, सकर लाइक माउथ होता है। जॉज नहीं होते तो उनके अंदर टीथ भी नहीं होता, या दांत नहीं होते जो ट्रू दांत हैं। एग्नेथा को हम दो क्लासेस में डिवाइड करते हैं। पहला है ऑस्ट्राकोडर्माई और दूसरा है साइक्लोस्टोमेटा। ऑस्ट्राकोडर्माई फिश लाइक एनिमल्स थे जिनमें के जॉज नहीं थे, ये एक्सटिंक्ट हैं और अब नहीं पाए जाते। इसके दूसरी क्लास है साइक्लोस्टोमेटा। ये फिश लाइक एनिमल्स हैं जिनके अंदर जॉज नहीं होते, और यही एक लिविंग वर्टिब्रेट्स हैं जिनके अंदर जॉज नहीं होते। बाकी तमाम वर्टिब्रेट्स में जॉज मौजूद होते हैं। हमारा दूसरा ग्रुप जो ग्नैथोस्टोमेटा है उसको हम दो सुपर क्लास में डिवाइड करते हैं। पहला है पाइसिस और दूसरा है टेट्रापोडा। पाइसिस वो तमाम फिशेज़ हैं जिनको हम तीन क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है प्लेकोडर्माई, दूसरा है कॉन्ड्रिक्थीस और तीसरा है ऑस्ट्रिक्थीस। प्लेकोडर्माई फिशेज़ एक्सटिंक्ट फिशेज़ हैं जो फिश लाइक्स थे और अब मौजूद नहीं हैं। कॉन्ड्रिक्थीस वो फिशेज़ हैं जिनकी स्केलेटन जो है कार्टिलेज की बनी हुई होती है। इसके अलावा जो तीसरी क्लास है ऑस्ट्रिक्थीस है। दूसरी सब क्लास टेट्रापोडा, इसको हम चार क्लासेस में डिवाइड करते हैं। पहला एम्फीबिया है, दूसरा रेप्टेलिया है, तीसरा एव्स और चौथा मैमल्स है। एम्फीबियंस में तमाम एम्फीबियंस आते हैं जैसे कि फ्रॉक्स वगैरह। रेप्टिलिया में तमाम रेप्टाइल्स आते हैं जैसे कि स्नेक्स हैं, लिजर्ड्स हैं, क्रोकोडाइल्स वगैरह हैं। एव्स में तमाम बर्ड्स आती हैं और मैमल्स में ह्यूमंस और दूसरे एनिमल्स आते हैं। नाजरीन, आज हमने देखा कि हमने एनिमल को किस तरह से क्लासिफाई किया या क्लासिफिकेशन की क्या बुनियाद है, हम एनिमल को किस बुनियाद पे क्लासिफाई कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगली नशिस्त में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अलविदा।